हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विथ जॉब यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पॉलिटी भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। ठीक है। तो ये जो है रुकमणी की तरफ से बुक आता है जिसमें एनसीईआरटी और एससीईआरटी का पूरा निचोड़ दिया हुआ है, जो क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक का बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, जो आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको कोई भी चीज़ पूछना है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 9955128211 मेरा व्हाट्सअप नंबर है। और टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम का नाम है स्टडी विथ जॉब। आप वहां से आपको इसको पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए डेली 12 बजे आपको पॉलिटी का क्लासेस देखने को मिलेगा। ठीक है। 2 बजे हिस्ट्री का, 4 बजे ज्योग्राफी का और 6 बजे बायोलॉजी का वीडियो देखने को मिलेगा। कल जो हमने 4 और 6 बजे जो वीडियो अपलोड किया था उसमें आवाज नहीं आया था, तो सेम जो क्लासेस है आ जाया करेंगे, उसको हमने प्राइवेट कर दिया था। तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे इसमें 650 एमसीक्यूज भी दिया हुआ है, इसको भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 6 जो संघ और उसका राज्य क्षेत्र है उसको हम लोग देख चुके हैं। ठीक है। और काफी अच्छा डिटेल में हम लोग समझ के देखे थे। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 7 जिसमें हम लोग पढ़ेंगे भारत की नागरिकता। देखिए ये नागरिकता जो टॉपिक है इसमें इस बुक में काफी लंबा चौड़ा दिया हुआ है। वैसे नागरिकता टॉपिक बहुत छोटा है। ठीक है। लेकिन आज के अगर हिसाब से देखें तो बहुत छोटा टॉपिक है नागरिकता। लेकिन जो जिस समय हमारा देश आजाद हुआ था उस टाइम के हिसाब से तो थोड़ा बड़ा था, क्योंकि उस टाइम बहुत सारी चीजें थी। कौन लोग पाकिस्तान से आ रहा है, कौन लोग पाकिस्तान जा रहा है, ये सब चीजें हम लोग को डिस्कस करना था, जिसके कारण बड़ा टॉपिक हो गया था नागरिकता। और साथ में नागरिकता में हम लोग को प्रवासी भारतीय के बारे में भी पढ़ना है। कुछ भारतीय विदेश में रहते हैं, कुछ विदेशी भारतीय में रहते हैं, तो इनको लेकर भी बहुत सारे प्रावधान किए गए जिसके लेकर नागरिकता टॉपिक बड़ा हो गया। लेकिन अगर इसमें अनुच्छेद देखें तो मात्र इसमें 5, ठीक है, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, ठीक है। 3 और 4 और 3 कितना 7 इसमें अनुच्छेद है। ठीक है। आप इसमें ऐसे नहीं कीजिएगा, जैसे अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि नागरिकता में कितने आर्टिकल है, तो यहाँ पे नहीं देखिएगा 5 और 6, अगर 6 नहीं, इसमें कितने हैं, इसमें 7 आर्टिकल है। ठीक है। अच्छे खासे लोग भी इस जो ये चीज कंफ्यूज कर जाते हैं, तो थोड़ा इस पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है। सोच समझ के कोई भी चीज करना है। तो चलिए हम यहाँ पे टोटल नागरिकता में कितने आर्टिकल है, 7 आर्टिकल है। ओके। तो चलिए अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं नागरिकता टॉपिक को। थोड़ा सा पेन का जो मोटाई है उसको पतला कर लेते हैं, आपको अच्छा से दिखाई दे। नागरिकता टॉपिक के बारे में स्टार्ट करते हैं, जो हमारे संविधान के भाग 2 के अंतर्गत आता है। और अनुच्छेद कितना से 5 से लेकर 11 तक इसके अंतर्गत अनुच्छेद आता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि वह व्यक्ति जिसे राज्य द्वारा प्रदत्त सभी अधिकार प्राप्त हो तथा उस राज्य के प्रति अपनी पूर्ण आस्था रखता हो, संबंधित राज्य का नागरिक कहलाता है। यानी जो है आप भारत के नागरिक हैं, इसका क्या प्रमाण है, इसका यह है कि आप अपने देश के प्रति पूरा आस्था और विश्वास के साथ अब जुड़ाव है। ठीक है। पूर्ण आस्था रखते हैं आप अपने देश के साथ, ताकि आप भारत के नागरिक हैं। अगर आप आज ही बोलिए कि हम पाकिस्तान का सपोर्ट करेंगे, तो सरकार चाहे तो आपका नागरिकता खत्म कर सकती है। तो क्यों? क्योंकि आप भारत के प्रति आपका कोई आस्था नहीं है, तो आप फिर भारत के नागरिक कहलाने लायक भी नहीं है। इसलिए यहाँ पे आपके नागरिक, किसी भी देश का नागरिक होने का तात्पर्य यह है कि आपको उस देश का प्रति आस्था, पूर्ण आस्था होना चाहिए। ठीक है। और आपका जो उस और नागरिक है, तो आपके उस देश के अंदर जितने भी अधिकार नागरिकों को दिए गए वो सभी अधिकार आपको भी मिलेंगे, तब आप उस देश के नागरिक कहलाएंगे। ठीक है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो भारतीय संविधान द्वारा भारत में एकल नागरिकता स्थापित किया गया है, जो ब्रिटेन से लिया गया है। भारत में जो एकल नागरिकता है स्थापित किया गया है, भारत में किस प्रकार की नागरिकता है, एकल नागरिकता स्थापित किया गया, जो कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया। ठीक है। बहुत लोगों को ये लगता है कि एकल नागरिकता का मतलब यह हुआ कि हम लोग एक ही केवल भारत का ही नागरिकता रहेगा, किसी दूसरे देश का नागरिकता नहीं ले सकते। देखिए एकल नागरिकता का मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है। एकल नागरिकता का मतलब हुआ कि आपको केवल और केवल भारत का ही नागरिकता मिलेगा। भारत के अंदर जितने भी मतलब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसका नागरिकता आपको नहीं मिलेगा। आप केवल और केवल भारत के नागरिक हैं। ये नहीं कि आप बिहार का अलग आपको नागरिकता मिलेगा, साथ ही आपको भारत का अलग नागरिकता मिलेगा, ऐसा बिल्कुल प्रावधान नहीं है। ऐसा प्रावधान कहाँ पे, यूएसए में है। यूएसए में 50 राज्य हैं, यूएसए में 50 स्टेट है। और यूएसए के हर आदमी के पास दो नागरिकता होता है। एक यूएस गवर्नमेंट का नागरिकता होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है यूएस, उसका नागरिकता होता है। और साथ में जो 50 स्टेट है, अब वो जिस स्टेट से बिलोंग करता है उस स्टेट का भी नागरिकता उसके पास होता है। हर आदमी के पास दो दो नागरिकता होता है। ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, जो है वहाँ पे दुई नागरिकता वहाँ पे है, कहाँ पे, यूएसए में है। और भारत में एकल
नागरिकता है। सेम ये चीज कहाँ पे, ब्रिटेन में है। ठीक है। अगर आपको लगता है कि हम एकल नागरिकता का, अगर आप एकल नागरिकता का मतलब अगर आपको ये समझ में आता है कि हम केवल भारत का नागरिकता ले सकते हैं, किसी और दूसरे देश का नहीं ले सकते हैं, तो इसका मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यह भारतीय संविधान के नागरिकता जो है भाग 2 में, जिसमें हम लोग नागरिकता पढ़ते हैं, उसमें पूरी तरह से कहा गया है कि अगर आप किसी भी दूसरे देश का नागरिकता लेते हो तो ऑटोमेटिक आपका भारतीय नागरिकता बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये चीज यहाँ पे प्रावधान किए गए हैं। तो ये चीज आप समझ गए, एकल नागरिकता का मतलब क्या होता है। ओके, ये कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन आता है कि ये कहाँ से लिया गया है, एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया। ठीक है, बाकी सब चीज यहाँ पे समझ गए। नेक्स्ट हम देखते हैं, भारत में नागरिकता संघ देश के नाम से है। किसके नाम से है, देश के नाम से है। ठीक है, यही चीज यहाँ पे बताया गया कि भारत में जो है देश के नाम से, किसी राज्य के नाम से नहीं है। कुछ दिन पहले जम्मू एंड कश्मीर में था, जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग थे वहां पे अपना जम्मू एंड कश्मीर का भी नागरिकता हुआ करता था। तो ये थोड़ा मतलब एक्सेप्शन में थे, वो अपवाद में थे, तो और भारत का भी नागरिकता हुआ करता था। यही रीजन है कि जो पाकिस्तान से कोई भी आतंकवादी आते थे और जम्मू कश्मीर में बस जाते थे और उनको ऑटोमेटिक भारत का नागरिकता मिल जाता था, तो आतंकवादी गतिविधियां बहुत बढ़ जाती थी, जिसके अब वो प्रावधान बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। जो 35A था और धारा 370 था, उसको खत्म करने के बाद ये सब चीजें खत्म हो गया। भारत में संघ की इकाई अर्थात राज्य के नाम से नागरिकता नहीं है। ठीक, वही चीज दिया हुआ है। नागरिकता संघ सूची यानी केंद्रीय सूची का विषय है। ठीक है, यानी जो केंद्र देगी नागरिकता, तो ये केवल जो है वो संघ सूची का विषय है। 100 इस पे नागरिकता कैसे क्या करना चाहिए, इस पूरा संघ पे यानी सेंटर पे डिपेंड करता है। भारतीय संविधान का भाग 2 का शीर्षक क्या है, नागरिकता है। ठीक है, भाग 2 का अनुच्छेद का विस्तार अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक है। नेक्स्ट हम देखें अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ तक पर नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 5 जो है वह संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता से संबंधित है। इसका मतलब क्या हुआ, जो स्टार्टिंग में जब संविधान बना था, यानी जो हमारा भारत आजाद हुआ था, हमने पहले आपको बता दिया कि जब भारत आजाद हुआ था उस टाइम नागरिकता को लेकर काफी अलग अलग प्रावधान थे। क्योंकि कुछ लोग पाकिस्तान से भारत आते थे, कुछ लोग भारत से पाकिस्तान जाते थे, तो उनको नागरिकता को लेकर काफी समस्याएं थी। तो उनको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे अनुच्छेद बनाए गए थे, इतना लंबा थोड़ा। तो ये 5 जो अनुच्छेद है वह स्टार्टिंग यानी जो संविधान बना था उस प्रारंभ में इसका संबंधित है। इस संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है और जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, या जिसके माता या पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, या जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर पर निवासी रहा, भारत का नागरिक होगा। ठीक है, यानी जो संविधान के प्रारंभ में ऐसा प्रावधान था कि जो भारत में जन्मा हो वो भारत का नागरिक होगा। ठीक है, या जिनके माता या पिता, यहाँ पे या है, ठीक है, और नहीं है, माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, तो वह क्या होगा, भारत के राज्य क्षेत्र का हो या भारत में जन्मा हो, यानी माता पिता में से कोई किसी एक का जन्म भारत में हुआ तो वो भारत के नागरिक होंगे। ये कब का बात है, ये स्टार्टिंग का बात है, जब संविधान बना था स्टार्टिंग का, अभी प्रावधान अलग है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो और या वो क्या होगा, कम से कम 5 वर्ष तक लगातार, ठीक है, भारत के किसी भी क्षेत्र में वह निवास करता हो तो वह भारत का नागरिक होगा। ठीक है, अनुच्छेद 6 में क्या दिया हुआ है, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्ति के नागरिकता के अधिकार, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ अ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। ओके, तो ये जो है जो अनुच्छेद नंबर 6 यानी आर्टिकल नंबर 6, ये क्या बताता है कि जो पाकिस्तान से जो भारत में कुछ लोग आए थे उनके नागरिकता का जो अधिकार है उसको लेकर प्रावधान भाग 6 में है। ठीक है, अब ये सब जो अनुच्छेद है, आर्टिकल ये सब खत्म हो चुके हैं, 5 6 सब बिल्कुल जो है वो खत्म हो चुके हैं। नहीं, 5 है, जो 6 नंबर है ये बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखिए संबंधित है। ये चीज हम देख रहे हैं, कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे राज्य क्षेत्र जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है, भारत के राज्य क्षेत्र को प्रव्रजन किया है, इस संविधान के प्रारंभ पर भारत का नागरिक समझा जाएगा। ठीक है, संविधान के प्रारंभ पर भारत का नागरिक समझा जाएगा कैसे, यदि वह अथवा उसके माता या पिता में से कोई अथवा उसके पितामह या पितामही या मातामह या मातामही में से कोई भारत का शासन अधिनियम 1935 से परिभाषित भारत में जन्मा था। ठीक है, ये चीज कब का बात किया जा रहा है, ये प्रारंभ की बात किया जा रहा है, यानी जो भारत का संविधान हुआ था उस टाइम की बात किया जा रहा है। यदि कोई भी व्यक्ति जो अगर पाकिस्तान से भारत आता है तो उसके माता या पिता या वह, ठीक है, या वह व्यक्ति हो भारत में जन्मा हो, या माता या पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो, उसके दादा या दादी में से कोई एक भारत में जन्मा हो, माता नाना या नानी में से कोई एक भारत में जन्मा हो, लेकिन कब,
वह भारत शासन अधिनियम 1935 के पहले, यानी उस टाइम जो परिभाषित हुआ था, भारत शासन अधिनियम 1935 जो आया था उस टाइम, ठीक है, उसके उससे जो परिभाषित हो उस टाइम जो जिनका जन्म हुआ हो वो भारत का नागरिक हो सकता था। जबकि वह व्यक्ति ऐसा जिनमें 19 जुलाई 1948 ये डेट फिक्स किया गया था, 19 जुलाई 1948 से पहले इस प्रकार प्रवचन किया है, तब यदि वह अपने प्रवचन के तारीख से भारत राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा है, ठीक है। जबकि वह व्यक्ति जो है जिसने 19 जुलाई 1948 से पहले, देखिए जब देश आजाद हुआ था तो भारत से कुछ लोग पाकिस्तान जा रहे थे, पाकिस्तान से कुछ लोग भारत आ रहे थे, तो फिर ये दिक्कत हो जाता था, कोई पहले आ जा रहा था कोई बाद में आ रहा था, तो वहां पे समस्या हो रही थी, ठीक है। तो वही यहाँ पे बात है, जो 19 जुलाई 1948 का जो टाइम हुआ था, उस एक डेट फिक्स किया गया था 19 जुलाई 1948, इसी डेट के पहले जो भारत में आ गए थे उनको नागरिकता दे दी जाएगी अगर वो भारत में जन्मे हैं, ठीक है। भारत में अगर किसी राज्य क्षेत्र में वो आए हुए हैं तो उनको नागरिकता दे दी जाएगी। आप मिल्खा सी मूवी देखे हुए हैं? मिल्खा सी मूवी देखिएगा तो उसमें बताया गया कि कैसे किसको नागरिकता दिया जाता है। देखते हैं 6 महीने क्या होता है, बॉर्डर पे वो लोग निवास करते हैं, उसके बाद उनको नागरिकता दी जाती है। तो ये आप, ठीक है, वहां पे देखिएगा आपको ये चीज देखने को मिलेगा। जबकि वह व्यक्ति ऐसा है जिसने 19 जुलाई 1948 को या उसके पश्चात इस प्रकार प्रवचन किया है तथा भारत सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी के पास भारत की नागरिकता के लिए संविधान के प्रारंभ से पहले आवेदन किया है। ऐसे अधिकारी द्वारा इस श्रेणी के व्यक्ति को भारत के नागरिक होने के लिए रजिस्ट्रीकृत तभी किया जाएगा जब वह ऐसे आवेदन देने की तारीख से ठीक पहले कम से कम 6 माह तक भारत के राज्य क्षेत्र में निवास किया हो। अभी हम लोग ये जो पॉइंट नंबर 1 पढ़े, जिसमें हम लोग क्या देखे, तो इसमें जो बी का एक देखो पॉइंट नंबर, इसमें ए था कि 19 जुलाई 1948 से पहले अगर कोई भी व्यक्ति भारत में आता है पाकिस्तान से, ठीक है, पहले वो भारतीय हो। एक चीज नोटिस कीजिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, वह पहले भारतीय हो लेकिन 1947 में वो पाकिस्तान चला गया हो। ये लाइन बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहले वो भारतीय हो लेकिन 1947 में देश आजाद के बाद वो पाकिस्तान चला गया हो, लेकिन वहां पे उसको मन नहीं लगा हो, लेकिन वो फिर चाहता है भारत है, तो अगर वह 19 जुलाई 1948 से पहले आ गया भारत में तो उसको डायरेक्ट नागरिकता दे दी जाएगी, ठीक है। ये चीज आप समझिएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो है भारत में जन्मा होगा तो फिक्स है 1935 के आसपास का, जो 1935 जो भारत शासन अधिनियम आया था, वो जब तक नियम लग रहा था, वो जब तक नियम चालू था, उसी के आसपास वो पैदा हुआ होगा, जन्म हुआ होगा। तो इसलिए वो 19 जुलाई 1948 से पहले आएगा तो उसको दे दिया जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति भारत में जन्मा हो, पाकिस्तान गया हो या पाकिस्तान का ही आदमी भारत आया हो, तो अगर वह 19 जुलाई 1948 के बाद अगर आता है भारत में तो उसको क्या करना पड़ेगा, पहले आवेदन देना पड़ेगा, और जब वो आवेदन देता है भारत सरकार को नागरिकता का, तो उससे पहले 6 मंथ तक भारत के किसी राज्य क्षेत्र में जो है वह राज्य क्षेत्र में निवास किया हो तभी उसको नागरिकता मिलेगा। और यही दोनों चीज आपको मिल्खा सी मूवी में बताया गया है। जो बॉर्डर पे वो लोग 6 महीना तक रहते हैं, मिल्खा सी जहाँ पे वो दौड़ते हैं वहीं पे उनके दौड़ने का प्रैक्टिस होता है, तो यही चीज उस मूवी में बताया गया है, ठीक है। तो ये 19 जुलाई 1948 के बाद का ये सभी अभी कोई काम का नहीं है, ये सब चीजें अभी एग्जाम में आता भी नहीं है, ठीक है। ये सब चीज सब बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, ये सब प्रावधान, ये सब उस टाइम की बात है जब हमारा देश आजाद हुआ था, उस टाइम के सब प्रावधान है। अनुच्छेद 7 देखते हैं। अनुच्छेद 7 बोल रहे हैं भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्ति के नागरिकता के अधिकार, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स ऑफ पाकिस्तान से संबंधित है, ठीक है। यानी जो अनुच्छेद 7 है यह भारत के पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार से संबंधित है। कोई व्यक्ति जिसने 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र से ऐसे राज्य क्षेत्र को जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है प्रव्रजन किया है, भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। यानी जो व्यक्ति जो है 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत के किसी राज्य क्षेत्र से किसी भारत के किसी राज्य क्षेत्र में पहले वो था, लेकिन अब वह राज्य क्षेत्र क्या हुआ, वह पाकिस्तान में चला गया, तो वह भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। जैसे आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिएगा, जैसे पाकिस्तान सॉरी पंजाब जो है, पंजाब का कुछ पार्ट जो है वह कहाँ पाकिस्तान में पड़ता है और कुछ पार्ट जो है वह इंडिया में पड़ता है। तो हुआ क्या कि यहाँ पहले तो ये सब कोई पूरा पंजाब इंडिया में थे, तो ये पूरे पंजाब के लोग क्या क्या थे, एक भारतीय नागरिक थे ये पूरे पंजाब के लोग। लेकिन जब जैसे ही बॉर्डर डिसाइड हुआ, तो इधर के जो लोग थे वह ऑटोमेटिक भारत के नागरिकता इन लोग का खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो क्षेत्र था ये अब पाकिस्तान में चला गया, तो यही चीज यहाँ पे दिया गया है, भारत का नागरिकता ऑटोमेटिक खत्म हो गया और इधर के जो लोग थे वो रहे। तो यही होता है कि यही मतलब आप सुनते होंगे कि आजादी के समय क्या हुआ था कि किसी का कुछ घर चला गया था, किसी का आंगन चला गया था पाकिस्तान में और घर रह गया था भारत में। तो ऐसा ही यहीं पे हुआ था पंजाब के कुछ एरिया में, ठीक है।
अब क्या हुआ था, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान प्रव्रजन कर गया, लेकिन पाकिस्तान में पुनः भारत की नागरिकता के उद्देश्य से आवेदन किया, ठीक है, तो उसे इस उद्देश्य के लिए रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा, बशर्ते ऐसा आवेदन संविधान के प्रारंभ से पहले किया हो तथा आवेदन देने की तारीख से ठीक पहले कम से कम 6 माह भारत के राज्य क्षेत्र में निवास किया हो। ठीक है, ये चीज भी आप समझिए, वही चीज दिया हुआ है। ठीक, तो मतलब वही चीज दिया हुआ है, जो क्षेत्र इधर चल गया, अगर उसको चाहिए भारत की नागरिकता तो फिर 6 मंथ रहना पड़ेगा। ये सब प्रावधान अभी खत्म हो चुके हैं। ठीक, तो बस आप समझ लीजिए चीज कि ये स्टार्टिंग में क्या था। अनुच्छेद 8 देख लेते हैं। भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्धव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। भारत के बाहर रहने वाले कुछ भारतीय उद्धव के जो है वह कुछ व्यक्ति के नागरिकता का अधिकार। कोई व्यक्ति जो या जिसके माता या पिता में से कोई अथवा पितामही या मातामही में से कोई भारत की शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मत था और इस प्रकार परिभाषित भारत के बाहर किसी देश में मामूली तौर पर निवास कर रहा है, तो वह भारत का नागरिक समझा जाएगा। ठीक है, यानी पहले क्या हुआ था कि बहुत से भारतीय जो थे वह विदेश में जाकर बस गए थे, तो ये अनुच्छेद 8 उनके लिए है। तो अब क्या हुआ कि जो भारत शासन अधिनियम 1935 जब तक लागू था, तब तक अगर वह भारत में जन्म हुए या वो जन्म हुए हो या उनके माता पिता में से कोई या उनके दादा दादी में से अगर कोई जन्म लिया है, तो अगर वो नॉर्मली तौर पे अगर विदेश में कहीं निवास कर रहे हैं तो वो भारत के नागरिक समझे जाएंगे। यदि वह उस देश में भारत की राजनयिक के पास इस उद्देश्य के लिए आवेदन संविधान के प्रारंभ से पहले या उसके पश्चात किया हो तथा राजनयिक द्वारा उसे रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया हो, अब उसको भारत की नागरिकता तब मिलेगी जब वो क्या किया हो, जब वह जिस देश में अगर भारत का जो क्या बोलते हैं एम्बेसी हो, जहाँ पे राजदूत रहते हैं, तो भारत का राजदूत रहा उस देश में। जैसे मान लेते हैं बहुत सारे लोग जो है वो इंग्लैंड में जाके बस गए थे, आज मतलब जब भारत देश अपना गुलाम था 1947 के पहले, बहुत सारे लोग जो थे वो इंग्लैंड में जाके बस गए थे, कुछ लोग अमेरिका में जाके बस गए थे, तो वो भी भारत के नागरिक समझे जाएंगे। ठीक है, लेकिन उनको भारत की नागरिकता कब मिलेगी, जब जैसे अगर यूएसए में रहते थे, यूएस में जो इंडिया का एम्बेसी है वहां पे जाके रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर वो यूके में रहते थे, यूके में जो इंडिया का एम्बेसी है वहां जाके रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो उनको ये नागरिकता मिल जाएगी भारत का। अनुच्छेद 9 बोल रहा है विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्ति को नागरिकता समाप्त होने से संबंधित है। यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे अगर कोई भी आदमी जो अगर भारतीय ही है, ठीक है, लेकिन अगर वो विदेश में रहता है, जैसे अगर भारतीय ही है, अगर वो कनाडा में रहता है, अगर वो कनाडा का नागरिकता उसको प्राप्त कर देता है, तो ऑटोमेटिक उसको भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, यही प्रावधान प्रावधान जो अनुच्छेद 9 में है। अनुच्छेद 10 में क्या है, अनुच्छेद 10 में है कि नागरिकता के अधिकारों का सुरक्षित रहने की गारंटी देती है। ठीक है, नागरिकता के अधिकारों का सुरक्षित रहने की गारंटी जो है वो अनुच्छेद 10 देती है। अनुच्छेद 11 है, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय किया जाएगा। अनुच्छेद 11 बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें यही बताया गया कि नागरिकता से रिलेटेड जो भी कानून होगा, जो भी नियम होगा, जो भी काम होगा, वह संसद विधि बनाकर और वो नागरिकता का विनिमय करेगी। ठीक है, ये नहीं कि जो बहुत जो अब संविधान में लिखेगा वैसा नहीं, क्योंकि वो धीरे धीरे उस टाइम के सिचुएशन के हिसाब से बनाया गया था। अब जो भी होगा संसद जैसे जैसे कानून बनाएगी वैसे वैसे भारत को नागरिकता, भारतीय को नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, जैसे 2019 आया था, ठीक है, ये भी एक नागरिकता से संबंधित है। 1955 में भी आया था, ये भी नागरिकता से संबंधित है। तो 1955 में जो था उसी में संशोधन किया गया था, जिसको लेकर ये बताया गया था। ठीक है, सी ए जो आया था, एनआरसी, ये सब जो है यह नागरिकता से संबंधित है, ये अनुच्छेद 11 से संबंधित है, ये सब चीजें। ठीक है, याद रखिएगा, जो भी सी आया था, एनआरसी आया था, वो सब किससे संबंधित है, अनुच्छेद 11 से। अनुच्छेद 11 द्वारा संसद को नागरिकता से संबंध में विधि बनाने का शक्ति प्राप्त है। संसद द्वारा नागरिकता के संबंध में किए गए कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 है। ये क्या है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 है। आपको एक चीज बता दें, ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि हम लोगों को जो नागरिकता प्राप्त है वो किस अनुच्छेद के तहत नागरिकता प्राप्त है, तो इसका आंसर होगा किसी भी अनुच्छेद के तहत नहीं। हम लोग को जो नागरिकता प्राप्त है वो भारत जो है वह भारत नागरिकता अधिनियम 1955 के आधार पर नागरिकता प्राप्त है, न कि हम लोग के अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे पे हम लोग को नागरिकता प्राप्त नहीं है। ये चीज आप नोटिस कीजिए, क्योंकि वो सब जितने भी 5, 6, 7, 8 जितने भी ये सब अनुच्छेद थे वो उस टाइम के सिचुएशन के अकॉर्डिंग बनाए गए थे। लेकिन अभी जो सिचुएशन है वो अनुच्छेद 11 में लिख दिया गया है कि जो भारत की नागरिकता को, जो भी भारत के नागरिक है उनको नागरिकता देने का प्रावधान संसद विधि के द्वारा की जाएगी। और संसद जो है 1955 में विधि बनाई और जिसके कारण भारत के सभी नागरिकों को नागरिकता दी गई। और यही इसी अधिनियम के तहत हम लोगों को 1955 के नियम के तहत हमारे हमारे माता पिता को, आप लोगों को, आप माता पिता दादा दादी जी को क्या मिला है, नागरिकता मिला है। ठीक है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संसद द्वारा समय समय पर संशोधित किए गए हैं।
ठीक है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए 5 रास्ता प्रदान करती है। ठीक है, ये 5 रास्ता प्रदान करता है। 5 तरीके से आप भारत में नागरिकता ले सकते हैं। जन्म के आधार पे, हम लोगों को किस चीज पे है, जन्म के आधार पे है। वंश परंपरा के आधार पे, ठीक है। पंजीकरण के आधार पे, देशीकरण के आधार से, और भू क्षेत्र समावेशन के आधार से। जन्म के आधार पे ले सकते हैं, वंश के आधार पे ले सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करके ले सकते हैं, देशीकरण यानी न्यूट्रलाइजेशन की तरह ले सकते हैं, और भू क्षेत्र यानी किसी भी जो है, अगर जो किसी टेरिटरी को हम लोग ऑक्युपाई करते हैं तो उसके थ्रू आप ले सकते हैं। टोटल 5 तरीके से नागरिकता ले सकते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन आया हुआ था कि आप जो है वो नागरिकता किस तरह से ले सकते हैं, कितने प्रकार से भारत में नागरिकता ले सकते हैं, 5 प्रकार से ले सकते हैं। और नागरिकता किस अनुच्छेद के अंतर्गत ले सकते हैं, तो किसी अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं ले सकते हैं। आप जो है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत 5 प्रकार से नागरिकता ले सकते हैं। अब हम लोग सभी चीजें को एक एक करके डिटेल में देखेंगे। जैसे जन्म के आधार पर भारत नागरिकता की प्राप्ति कैसे होती है। कोई भी व्यक्ति जिनका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात 1 जुलाई 1987 के पहले भारत में हुआ है, ये डेट याद रखिएगा, 1 जुलाई 1987 और 26 जनवरी 1950 के पहले भारत में हुआ है, तो वह भारत का नागरिक है, ऑटोमेटिक वो भारत का नागरिक है। इस अवधि में भारत में जन्म लेने वाले के लिए भारत की नागरिकता प्राप्त होने में उनके माता-पिता की नागरिकता का कोई शर्त नहीं है। यानी इस अवधि में अगर वो भारत में जन्म लिए हैं 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 तक, तो उनको ये ज़रूरी नहीं है कि उनके माता-पिता जो है वह भारत के हैं या नहीं हैं, उनको नागरिकता दे दी जाएगी। 1 जुलाई 1987 को या उसके बाद भारत में जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त के लिए यह शर्त स्थापित किया गया कि वैसे व्यक्ति को भारत में जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त होगा जिनके जन्म के समय उसके माता पिता में से कम कोई एक भारत का नागरिक रहा हो। होता क्या था कि जब ये डेट फिक्स किया गया था 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1900, फिक्स नहीं किया गया था, सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है यह नियम बनाना पड़ा मजबूरी में सरकार को। होता क्या था कि 26 जनवरी 1950 को तो नियम लगा दिया गया कि जो भी भारत में जन्मे होंगे उनको नागरिकता दे दी जाएगी। अब क्या होता था, वो लोग क्या करते थे, भारत तो आपको पता है घूमने वाला क्षेत्र है, कोई इंग्लैंड से आए, अपने वाइफ हस्बैंड आए और यहाँ पे हनीमून मनाने आए, पता चला यहीं पे उनका हो गया बच्चा। अब सबसे बड़ी समस्या है कि ये बच्चा किसका होगा, किस इस बच्चा को नागरिकता किस देश की मिलेगी, इंग्लैंड की मिलेगी या भारत की मिलेगी। वो क्या करते थे, भारत का नागरिकता ले लेते थे, क्योंकि 26 जनवरी 1950 से प्रावधान किया गया था कि जो भारत में जन्म लिए हो लेकिन वो उनके माता पिता से मतलब नहीं है कि वो कहाँ के हो, बस केवल बच्चा से मतलब है, या जो जिस व्यक्ति को नागरिकता चाहिए उस व्यक्ति से मतलब है वो भारत में जन्म लिया हो। तो विदेशी लोग ऐसा ही करते थे, पाकिस्तान के भी कुछ लोग ऐसा ही करते थे, आते थे भारत में घूमने के बहाने, यहीं पे बच्चा पैदा कर देते थे और वो भारत की नागरिकता उस बच्चा को मिल जाता था। समस्या हो गया था, बहुत बड़ी समस्या हो गया, ऐसे आतंकवाद बढ़ते गया, भारत में संसाधन की कमी होने लगी, ठीक है, बड़े पैमाने पर होने लगा, तो सरकार को बहुत बड़ा टेंशन हुआ। सरकार बोला अब ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो सरकार ने एक डेट फिक्स कर दिया, बोला कि 1 जुलाई 1987 से पहले जिसका भी जन्म भारत में हुआ है उसको तो नागरिकता खैर चलो जन्म के आधार पर मिल जाएगी, लेकिन इसके बाद अगर कोई व्यक्ति जन्म के आधार पर नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन करता है तो उसके माता, यहाँ पे ये चीज दिया हुआ है, उसके माता पिता में से कम कोई एक भारत का नागरिक रहा हो। ठीक है, क्या रहा हो, भारत का नागरिक रहा हो, माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक रहा हो, तभी वह 1 जुलाई 1987 के बाद से जन्म के आधार पर नागरिकता ले सकता है। ये चीज आप समझ गए। ठीक है, तो देखिए जैसे जैसे समस्या आते रहती है ना, वैसे वैसे सरकार को मजबूरी में संशोधन करना पड़ता है। सरकार को कोई शौक नहीं लगा रहता कि वो झूठ मूठ का टाइम वेस्ट करे, संविधान संशोधन करते रहे, नए नए कानून नियम बनाते रहे, जो भी समस्याएं आती है उसको सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पे भी एक समस्या आ खड़ी हुई है, वो समस्या क्या हुआ आगे देखते हैं। जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने के बाद यह शर्त रखा गया कि 3 दिसंबर 2004 को या उसके पश्चात भारत में जन्म लेने वाला वैसा व्यक्ति जिसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई भारत में अवैध प्रवासी हो, तो उसे भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं हो सकती है। अर्थात भारत में अवैध रूप से रहने वाले किसी व्यक्ति के बच्चा का जन्म यदि भारत में 3 दिसंबर 2004 या उसके पश्चात हुआ हो, तो उस बच्चा को जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त होगी। अब होता क्या था, ये तो नियम लग गया, ठीक है, पहला नियम तो लगा था जन्म के आधार पर कि बच्चा का जन्म हुआ तो विदेशी लोग आके पैदा करके नागरिकता ले लेते थे। फिर उसके बाद ये प्रावधान हुआ कि 1987 से के बाद ये हुआ कि माता पिता में से कोई एक रहना चाहिए। अब क्या करते थे, जो वे लोग क्या करते थे,
जो भी विदेशी लोग होते थे वो भारतीय लड़की से शादी कर लेते थे और आकर यहाँ पे बस जाते थे, भारत में रहते थे। अब क्या हुआ, माता हो गई कहाँ के, माता हो गया भारत के और पिता हो गया कहीं और के, किसी दूसरे देश के। और जो इससे बच्चा पैदा हुआ उसको नागरिकता मिल जाएगा नियम के अनुसार, क्योंकि 1987 के बाद जो है वो पैदा हुआ है और रजिस्ट्रेशन करेगा तो उसका माता तो इंडिया का है, उसको नागरिकता मिल जाएगा। फिर ऐसे में क्या करते थे, ऐसे में धीरे धीरे क्या होती थी, जो पाकिस्तानी कुछ एजेंट थी, मतलब आप ये चीज समझिएगा थोड़ा सा, चीज को आप ध्यान से देखिएगा। जो पाकिस्तानी के कुछ जो है आईएसआई के एजेंट है, कुछ पाकिस्तानी गर्ल्स होती थी, वो क्या करती थी, इंडियन बॉयज को क्या करती थी, वो यहाँ पे शादी कर लेती थी किसी न किसी तरीके से, और फिर वो आके यहाँ पे बच्चा पैदा कर देते थे लोग दोनों। तो यहाँ पे पिता क्या हो गए, भारत के हो गए, पिता इंडिया के हो गए, माता कहाँ के हो गए, पाकिस्तान के हो गए। इससे जो बच्चा पैदा हुआ इसको भारत का नागरिकता मिल गया, किसके तहत, 1987 के बाद भी पैदा हुआ तब भी इसको नागरिकता मिल गया। अब ये फिर आगे चल के ये लोग अपने कंट्रोल में करते थे और ये पता चलता था ये कहीं ना कहीं आईएसआई का एजेंट हुआ करती थी, पाकिस्तान के जो है खुफिया एजेंसी की ये लड़की हुआ करती थी। तो इसे भारत की नागरिकता मिल गई इसके बच्चे को, और फिर वैसे वो कंट्रोल किया करती थी। ऐसे भी जनसंख्या बढ़ते चला गया। फिर सरकार को बहुत टेंशन होने लगी, ये अब करे तो करे कैसे। फिर सरकार ने एक डेट फिक्स किया कि 3 दिसंबर 2004 के बाद जो भी लोग, अगर वह भारत में जन्म हुए हैं और उनको नागरिकता चाहिए, तो उनके माता पिता में से दोनों भारत का नागरिक होना चाहिए। ये नहीं कि अवैध तरीके से आकर रह रहे हैं और उनको नागरिकता दे दी जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हैं कैसे कैसे लोग जो है समस्याएं उत्पन्न होती गई और मजबूरी में सरकार को नियम कानून बनाना पड़ा। ठीक है, तो ये डेट इसलिए फिक्स किया गया। समझ गए ये चीज। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, भारत में पदस्थापित विदेशी राजनयिकों के भारत में जन्मे बच्चों के जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्ति का अधिकार नहीं है। क्या लिखा हुआ है, भारत में पदस्थापित विदेशी राजनयिकों के भारत में जन्मे बच्चों को जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त का अधिकार नहीं है। ठीक है, ये चीज आप समझ लीजिए। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, आपको समझ में आ रहा है, अगर कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप ये चीज़ जो है वो कंफर्म कीजिएगा, बताइएगा कि हाँ ये चीज़ यहाँ पे डाउट है। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, उस पर मैसेज कीजिएगा, हम कर लेंगे डिस्कस जो भी डाउट होगा उसको। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता की प्राप्ति। आप वंश के आधार पर कैसे नागरिकता ले सकते हैं। ठीक है, कोई व्यक्ति जिसका जन्म भारत के बाहर 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात लेकिन 10 दिसंबर 1992 से पहले हुआ है, तो वंश के परंपरा के से भारत का नागरिक हो सकता है, यदि उसके जन्म के समय उसका पिता भारत का नागरिक हो। यहाँ पे केवल और केवल पिता की बात किया जा रहा है, न कि माता का। पिता कहाँ का होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। अब वह 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को, उससे पहले की बात नहीं की जा रही है, 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात 10 दिसंबर 1992 से पहले तक अगर वह कहीं भी पैदा हुआ है, ठीक है, या तो वह जो है वंश परंपरा के से भारत का नागरिक ले सकता है, लेकिन एक शर्त है, उसका पिता के पास भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, अगर वह भारत के बाहर भी जन्म लिया हो, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कोई भारतीय है और आगे चल के क्या हुए, आगे चल के वह वह विदेश में जाके बस गए, केवल पिता का बात हो रहा है, तो विदेश में जाके बस गए और फिर वहां पे क्या हुआ, कोई बच्चा पैदा हुआ, तो उनको भारत की नागरिकता मिल सकती है वंश के आधार पे, क्योंकि उनके पिता के पास भारत का नागरिक है। 10 दिसंबर 1992 या उसके पश्चात भारत के बाहर जन्मा कोई व्यक्ति वंश परंपरा के से भारत का नागरिक हो सकते हैं, यदि उसके जन्म के समय उसके माता या पिता में से कम कोई एक भारत का नागरिक रहा हो। ठीक है, 10 दिसंबर 1992 के बाद ये लागू हो गया कि, ठीक है, इसके पहले केवल पिता का प्रावधान था। ठीक है, इसके पहले क्या था, केवल पिता का प्रावधान था। ठीक है, और उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद जो है माता पिता में से कोई एक जो है वो भारत की नागरिक होना चाहिए, तो उसको ये जो भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अब होता क्या था कि पहले तो केवल ऐसा तो है नहीं कि केवल जेंट्स लोग ही जाते थे विदेश, मतलब जो है वह भारतीय लेडीज लोग भी विदेश जाती थी, वहां पे बिजनेस करती थी, जॉब करती थी। अब वहां पे जो है उनका बच्चा पैदा हुआ तो फिर उनको भारत का नागरिकता नहीं मिल पाता था, इस वंश के आधार पर उसको नागरिकता नहीं मिल पाता था। ठीक है, तो यहाँ पे यही किया गया कि जो है 10 दिसंबर 1992 के बाद उनको जो है वो दोनों नियम लागू कर दिया गया कि माता पिता में से कोई एक भारतीय होना चाहिए जन्म के समय, और तो वह भारत का नागरिक हो रहा हो तो उसको ये नागरिकता मिल जाएगी वंश के आधार पे। 3 दिसंबर 2004 या उसके बाद भारत से बाहर किसी भारतीय नागरिक का जन्मा बच्चा वंश परंपरा के आधार पर भारत का नागरिक तभी हो सकता है जब उसके जन्म के 1 वर्ष के अंदर उसका पंजीकरण उस देश में भारत के राजनयिक के पास करा दिया गया हो, और इस 1 वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद ऐसे पंजीकरण के लिए भारत सरकार की अनुमति आवश्यक होगी।
ठीक है। भारत के राजनयिक के पास ऐसा पंजीकरण कराते समय माता पिता द्वारा यह घोषणा पत्र देना होगा कि बच्चा किसी अन्य देश का पासपोर्ट धारण नहीं करता है। ऐसा बच्चा जब वयस्क हो जाता है और वह किसी अन्य देश की नागरिकता भी धारण करता है तो वयस्क होने के 6 माह के अंदर उसे अन्य नागरिकता त्याग का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा वह अंश परंपरा के आधार पर भारत का नागरिक नहीं रहेगा। ऐसा एक अल्पवयस्क जो वंश परंपरा से भारत का नागरिक समझा जा रहा है, उसे वयस्क होने के 6 माह के अंदर स्वयं द्वारा स्पष्ट करना होगा कि वह अन्य देश की नागरिकता धारण नहीं करता है। यहाँ पे 3 दिसंबर 2004 के बाद एक प्रावधान लागू किया गया कि अगर कोई भी इसके बाद 3 दिसंबर 2004 के बाद कोई भी बच्चा अगर भारत से बाहर जन्म लेता है, अगर उसको वंश के आधार पर नागरिकता चाहिए भारत की, तो वह जन्म से 1 साल के अंदर जो जिस देश में जन्म लिया है उस देश में अगर भारत का जो एम्बेसी है वहाँ पे उसको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और रजिस्ट्रेशन कराते टाइम ये उसको सुनिश्चित करना होगा कि ये लड़का आगे चल के किसी भी देश का जो है वह नागरिकता नहीं लेगा, पासपोर्ट नहीं लेगा और यह पूरी तरह से वह भारत को देश को समर्पित रहेगा और भारत की नागरिकता लेगा। अगर अगर मान लेते हैं कि ठीक है, वयस्क एक मतलब एज होता है नागरिकता लेने का, हम लोग के देश में कितना है 18 वर्ष है, उसके बाद जो है आपको जो है वह मिल जाती है नागरिकता भारत की। तो 18 वर्ष जो है वह वयस्क हो चुका है। तो वयस्क होने से पहले अगर मान लेते हैं किसी देश के उसके पास जो है वह नागरिकता है, तो वयस्क होने पर जब उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी, ऐसा बात थोड़ी है कि वो जन्म हुआ और उसको नागरिकता मिल गई। ठीक है, ऐसे मतलब जन्म हुआ तो नागरिकता तो मिल ही जाती है, लेकिन एक एग्जैक्ट नागरिकता कब हुआ, जब आप वोट देने लायक हो गए तभी आप भारत के नागरिक कहलाएंगे। एग्जैक्ट अगर आप संविधान के अनुसार, लिखित संविधान अगर आप फैक्ट के अनुसार देखें तो जब आप वोट दे रहे हैं तब आप ओरिजिनल रूप से भारत के नागरिक हो गए, यानी भारत सरकार की सारी सुविधाएं आपको मिलनी चालू हो जाएगी। ठीक है, ये सब प्रावधान है, रियल फैक्ट। तो इसलिए उसको जन्म से 1 साल के अंदर उसको क्या कराना पड़ेगा, ठीक है, 1 साल के अंदर उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, 1 वर्ष के अंदर। और उसके बाद जब वो 18 साल का हो जाएगा तो उसको क्या पड़ेगा, नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन अगर वो 18 वर्ष से पहले किसी दूसरे देश की नागरिकता लिया हो तो उसको ये अपने हाथ से लिखित रूप में देना पड़ेगा एम्बेसी में कि हम उस देश के नागरिकता को त्याग रहे हैं और भारत की नागरिकता को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसको वंश के आधार पर भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। अब नेक्स्ट है पंजीकरण के आधार पर। पंजीकरण के आधार पर आप कैसे नागरिकता ले सकते हैं। भारत सरकार द्वारा पंजीकरण के आधार पर नागरिकता प्रदान किया जाता है। भारत में अवैध रूप से रह रहा व्यक्ति भारत की नागरिकता के लिए पंजीकरण के लिए योग्य नहीं है। ठीक है, अर्थात पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का अधिकार भारत में अवैध प्रवासी को उपलब्ध नहीं है। ठीक है, जो अवैध प्रवासी है उनको नागरिकता नहीं मिलेगी। जैसे आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग जो बांग्लादेश से भाग कर आकर पाकिस्तान में बस जाते हैं, तो ये अगर चाहे रजिस्ट्रेशन के आधार पे तो नागरिकता नहीं ले सकते क्योंकि अवैध तरीके से रह रहे हैं। निम्न श्रेणियों के व्यक्ति पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने योग्य हैं। भारतीय मूल का कोई व्यक्ति जो भारत की नागरिकता प्राप्ति के लिए आवेदन देने से पहले भारत में सामान्य रूप से कम 7 वर्ष तक 7 वर्ष से रह रहा हो। अगर वह 7 वर्ष से रहता है भारत में तो उसको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। भारतीय मूल का कोई व्यक्ति जो अविभाजित भारत के बाहर किसी देश में सामान्य रूप से रह रहा हो। ठीक है, भारतीय मूल का कोई व्यक्ति जो अविभाजित भारत के बाहर, ठीक है, किसी देश में सामान्य रूप से रह रहा हो तो वह पंजीकरण के आधार पे वह भारत की नागरिकता ले सकता है। ठीक है, अविभाजित भारत का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, अविभाजित भारत का मतलब यह हुआ कि ये जो यहाँ पे चर्चा की जा रही है उस टाइम की चर्चा की जा रही है जब भारत पाकिस्तान अलग नहीं हुए थे। कोई व्यक्ति जो भारत के नागरिक से विवाह किया हो और पंजीकरण द्वारा भारत के नागरिकता प्राप्ति के लिए आवेदन देने से पहले कम से कम 7 वर्ष से भारत में सामान्य रूप से रह रहा हो। ठीक है, यानी जो है वह अगर कोई भी आदमी है वह भारत विदेशी है, वह भारत के लड़का या लड़की से अगर वह शादी करता है तो वो उसको आकर भारत में कम से कम 7 वर्ष तक लगातार रहना होगा, तब उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी पंजीकरण के आधार पर। कन्फर्म नहीं है, दी ही जाएगी। मतलब आपको एक चीज बता दें, आपको ये लग रहा है ना कि हाँ आके रह गया अब उसको तो दे दी जाएगी, ये भी कंफर्म नहीं है। वो 100% सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका मर्जी होगा तो देगी। आप 7 साल का, आप 70 साल भी रह लीजिए, आप रजिस्ट्रेशन पंजीकरण करते हैं तो सरकार के ऊपर फाइनल डिसीजन सरकार के ऊपर, यानी जो गृह मंत्री होते हैं, ये नागरिकता का पूरा प्रावधान गृह मंत्री के अंतर्गत आता है। तो अमित शाह के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो देंगे कि नहीं देंगे, ये नहीं कि आपको चाहिए ही चाहिए, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज बस एक कानून बना दिया गया, लेकिन पूरा फाइनल डिसीजन कौन लेगी, गवर्नमेंट लेगी।
भारत के नागरिक के अल्पवयस्क बच्चे जो है वो क्या ले सकते हैं, वो भी पंजीकरण के आधार पर भारत की नागरिकता ले सकते हैं। पूर्ण आयु एवं क्षमता वाला कोई व्यक्ति जिसके माता पिता, ठीक है, भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत किए गए हो, ठीक है। पूर्ण आयु या क्षमता वाले, ठीक है, जो व्यक्ति हैं जो भारत, उनके माता पिता जो है उनके नागरिक भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत किए हैं, तो उनको रजिस्ट्रेशन के आधार पर भारत की नागरिकता मिल सकता है। पूर्ण आयु एवं क्षमता वाला कोई व्यक्ति जो स्वयं या जिसके माता पिता या उनमें से कोई एक स्वतंत्र भारत के नागरिक रहे हो और वह व्यक्ति पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्ति के लिए दिए गए अपने आवेदन से ठीक पहले भारत में कम से कम 12 माह से सामान्य रूप से रह रहा हो, ठीक है। इसमें क्या है कि पूर्ण आयु या क्षमता वाला कोई व्यक्ति जो स्वयं या जिसके माता पिता या उनमें से कोई एक स्वतंत्र भारत के नागरिक रहे हो, ठीक है। स्वतंत्र भारत का मतलब क्या हुआ, उनके माता पिता में से कोई एक 1947 के बाद भारत में जन्म लिए हो, ठीक है। और वह व्यक्ति पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्ति के लिए आवेदन कर सकता है, लेकिन उसके जो है उसके आवेदन से ठीक पहले कम से कम 12 माह तक उसको भारत में रहना होगा। यानी क्या हुआ कि उनके माता पिता भारत में जन्म हुए, आज़ादी के बाद भारत में उनका जन्म हुआ, लेकिन वो जाकर विदेश में बस गए, तो उसको भी भारत की नागरिकता मिल सकती है, ठीक है। और उसमें क्या होगा, उनको कम से कम 1 साल तक लगातार, ठीक है, भारत में रहना पड़ेगा। पूर्ण आयु एवं क्षमता वाला वह व्यक्ति जो 5 वर्ष से ओसीआई कार्ड होल्डर हो तथा पंजीकरण द्वारा नागरिक प्राप्ति के लिए आवेदन देने से पहले कम से कम 12 माह तक भारत में सामान्य रूप से रह रहा हो। ओसीआई जो होता है, जो भी भारतीय विदेश में रहते हैं, जो प्रवासी भारतीय, उनको ऐसा ओसीआई कार्ड दिया जाता है, ठीक है। आगे इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी इसी चैप्टर में, तो उनको भी 12 माह रहना पड़ेगा। पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्ति के लिए कोई व्यक्ति भारतीय मूल का समझा जाएगा यदि उसका या उसके माता पिता में से किसी का जन्म अविवादित भारत में या भारत के उस भाग में हुआ हो जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का अंग बना हो, ठीक है। तो उनको पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पंजीकरण के आधार पर नागरिकता के लिए पंजीकृत होने के पूर्व प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को भारत के प्रति निष्ठा का शपथ आवश्यक रूप से लेना होगा। नेक्स्ट है देशीकरण के से या प्राकृतिक रूप से नागरिकता की प्राप्ति। देशीकरण या प्राकृतिक रूप से नागरिकता की प्राप्ति कैसे हो जाएगी। भारत सरकार द्वारा देशीकरण का प्रमाण पत्र भारत में अवैध रूप से रहने वाले व्यक्तियों के अतिरिक्त अन्य लोगों को अनेक आवेदन प्रदान किया जा सकता है यदि वे निम्नांकित योग्यता धारण करते थे। ये योग्यता होगा तो उनको देशीकरण के आधार पर नागरिकता मिल जाएगी। वह व्यक्ति वैसे देश का नागरिक न हो जहाँ भारतीय नागरिक को देशीकरण के आधार पर भारतीय नागरिक को देशीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त से पर प्रतिबंध हो, ठीक है। यानी देशीकरण के आधार पर अगर किसी क्षेत्र में, ठीक है, जो है वह देशीकरण के आधार पर प्रतिबंध हो तो उस देश को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, जब प्रतिबंध होगा तो उस देशीकरण के आधार पर प्रतिबंध होगा तो वहां तो मिलेगा नहीं। यदि यह यदि वह यह घोषणा पर पत्र प्रस्तुत करता है कि भारत की नागरिकता प्राप्ति की स्वीकृति पर अपनी पूर्व नागरिकता त्याग करेगा, तो उसको भारत के जो है देशीकरण के आधार पर नागरिकता मिल जाएगी। वह देशीकरण के आवेदन के ठीक पहले 12 माह की अवधि से भारत में रहा हो या भारत की किसी सरकार की सेवा में रहा हो या आंशिक रूप से संबंधित हो, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। ऐसे आवेदन से ठीक पहले 12 माह की अवधि के पहले के 14 वर्षों में वह कम से कम 11 वर्ष भारत में रहा हो या भारत के किसी सरकार की सेवा में हो या आंशिक रूप से संबंधित हो, तो इसको जो है वह देशीकरण के आधार पर मिल सकता है। वह अच्छे चरित्र का हो, ठीक है। अच्छे चरित्र का हो तब भी उसको मिल सकता है। जैसे कोई साइंटिस्ट है, ठीक है, अगर कोई वैज्ञानिक है, वो काफी नॉलेज वाला है, विदेशी है, ठीक है, अगर भारत में आके रहना चाहता है तो क्या करेंगे, वो आके भारत में रहेगा, 10-11 साल रहेगा, ठीक है। उसके बाद उसको चरित्र देखा जाएगा और वह जिस देश का है उस देश का अगर नागरिकता त्याग देता है तो हम लोग उसको देशीकरण के आधार पर क्या दे सकते हैं, नागरिकता दे सकते हैं, ठीक है। जैसे पाकिस्तान के जो है जो मतलब पाकिस्तान के कुछ क्या थे वो सिंगर वगैरह थे जिनको मिला था नागरिकता, बाद में खत्म कर दिया गया। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भाषाओं में से कम एक भाषा का ज्ञात रखता हो, ठीक है। जो 22 भाषा दिए हुए हैं भारतीय संविधान के अनुसूची 8 में, उसमें से किसी एक भाषा का उसको ज्ञान हो, ठीक है। देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्ति की स्थिति में वह भारत में निवास या भारत के किसी सरकार की सेवा में या भारत में स्थित किसी संगठन में सेवा या किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसका भारत सदस्य हो की सेवा में बने रहने या प्रवेश करने के लिए तत्पर हो, ठीक है। यानी सीधा सीधा मतलब यह है कि देशीकरण के आधार पर वैसे व्यक्तियों को नागरिकता देने की प्रावधान है
जो व्यक्ति भारत में तो सबसे पहले रहा हो या भारत की नागरिकता लेना चाहा हो और भारत की नागरिकता लेने के लिए विदेशी नागरिकता त्यागना चाहा हो और साथ में वो कुछ बड़े नॉलेज वाला हो, कोई साइंटिस्ट हो, कोई अच्छे सिंगर हो, यानी जो है वो अच्छे चरित्र वाला इंसान हो या कोई ना कोई जॉब करता हो भारत में, किसी इंटरनेशनल लेवल पे जॉब करता हो जिसमें भारत सदस्य है, ये सब चीजें को दी जाएगी, यानी अच्छे व्यक्तियों को दी जाएगी देशीकरण के आधार पर। सीधे तौर पर समझिए, भारत सरकार देशीकरण के लिए निर्धारित शर्तों को किसी ऐसे व्यक्ति के लिए कम या समाप्त कर सकता है जो विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विश्व शांति या मानव प्रगति के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया हो। ठीक है, तो जो भी निर्धारित शर्त है, इस अगर मतलब कोई ऐसे व्यक्ति है, ठीक है, जिसको विज्ञान, दर्शन, कला, अभी हम बोले ना साइंटिस्ट वगैरह, तो उनको नागरिकता जो है, अगर उनको थोड़ा सा कुछ नागरिकता में कुछ कमी भी करना पड़े, जो भी शर्त यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे 14 साल रहना है, 14 साल में से 11 साल रहना है, 1 साल रहना है, तो उसमें कुछ कमी भी करके दिया जा सकता है। लेकिन क्यों? क्योंकि वह विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विश्व शांति, मानव प्रगति से अगर वो संबंधित है, तो उनको कुछ कम करके भारत की नागरिकता दे दी जाएगी और भारत में बुला ली जाएगी। इससे भारत को फायदा है, क्योंकि वो आके सेम जो है वो अपना आइडिया विचार यहाँ पे उसको करेंगे, तो फिर भारत का विकास होगा। नेक्स्ट है भू क्षेत्र समावेशन द्वारा नागरिकता की प्राप्ति। भू क्षेत्र समावेशन द्वारा नागरिकता की प्राप्ति, यदि कोई विदेशी भू क्षेत्र भारत का हिस्सा बनता है तो उस क्षेत्र के लोगों को भारत की नागरिकता होने का दर्जा भारत सरकार के आदेश द्वारा जारी किया जाता है। ऐसे आदेश में उल्लेखित तिथि से ऐसे लोग भारत के नागरिक हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नागरिकता की समाप्ति। अब नागरिकता की समाप्ति कैसी होती है? भारत नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता प्राप्ति के आधारों के साथ साथ नागरिकता समाप्ति के आधारों का भी उल्लेख है। नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता समाप्ति के 3 आधार के या कारण बताए गए हैं। ठीक है, 3 आधार कौन कौन से? त्याग द्वारा, बर्खास्तगी द्वारा और वंचित करने के द्वारा। ठीक है, त्याग कर सकते हैं या बर्खास्त किए जा सकते हैं, वंचित किए जा सकते हैं। ठीक है, पूर्ण आयु या क्षमता वाला कोई भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता त्यागने की घोषणा प्रस्तुत करके भारत की नागरिकता त्याग कर सकता है। युद्ध के दौरान भारत सरकार द्वारा नागरिकता त्याग की घोषणा की अनुमति को रोका जा सकता है। ठीक है, जब कोई नागरिक स्वयं भारत की नागरिकता का त्याग करता है तो उसे अल्पवयस्क बच्चों की भारतीय नागरिकता भी समाप्त हो जाती है। ऐसा बच्चा वयस्क होने पर भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। ठीक है, यदि कोई भारतीय नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः बर्खास्त समझी जाती है। युद्ध काल में भारतीय नागरिकता की ऐसी बर्खास्ती को स्वतः नहीं समझी जाएगी। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा लंबा टॉपिक है, अभी नहीं, इसमें हम बहुत फास्ट करने वाले हैं क्योंकि बहुत ही लंबा चैप्टर है। भारत सरकार द्वारा निम्न स्थितियों में आवश्यक रूप से नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। यदि नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त किया गया हो तो उसको वंचित किया जाएगा। यदि किसी नागरिक ने भारतीय संविधान के प्रति अनिष्ठा यानी अनादर दर्शाया हो तो उसका नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। यदि किसी नागरिक को युद्ध के समय दुश्मन का साथ दिया हो तो भी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। यदि पंजीकरण या देशीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त व्यक्ति नागरिकता प्राप्ति के 5 वर्ष के अंदर किसी देश द्वारा 2 वर्ष के कैद का सजा पाया हो तो भी उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। लेकिन कब? जब वो पंजीकरण या देशीकरण के द्वारा नागरिकता उसको मिला हो। यदि कोई भारतीय नागरिक 7 वर्ष से देश के बाहर रह रहा हो, यदि कोई भारतीय नागरिक शिक्षा के लिए या भारत के किसी सरकार की सेवा में या किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन में जिसका भारत सदस्य हो की सेवा में विदेश में रह रहा हो या किसी अन्य उद्देश्य से विदेश में रहने के दौरान भारतीय राजनयिक के पास अपना वार्षिक पंजीकरण कराता रहा हो तो उसकी नागरिकता 7 वर्ष के बाहर रहने के आधार पर समाप्त नहीं की जाएगी। अगर आप कोई भी आदमी है जो अगर वो विदेश में रहता है या जॉब कर रहा हो, पढ़ाई कर रहा हो या कुछ भी कर रहा हो, ठीक है, 7 वर्ष से ज्यादा भारत में रहता है तो हर साल उसको भारत का जो एम्बेसी है उसमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। नेक्स्ट है एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा देख लीजिएगा। एनआरआई नॉन रेसिडेंट इंडियन अर्थात अप्रवासी भारतीय की बात की जा रही है। भारतीय नागरिक जो साधारणतः भारत के बाहर निवास करता हो। एनआरआई पूर्ण रूप से भारतीय नागरिक ही होता है। ठीक है, एनआरआई भारतीय पासपोर्ट का धारक होता है। उसे भारत आने के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं होती है। उसके लिए भारत में किसी गतिविधि पर प्रतिबंध नहीं है। एनआरआई जो होता है ये वोट भी दे सकता है, इसको हर अधिकार, मौलिक अधिकार प्राप्त है। इसमें भारत के अंदर आने के लिए इसको वीजा प्राप्त नहीं होता, लेकिन ये रहता है विदेश में, जिसे हम लोग अप्रवासी भारतीय बोलते हैं, एनआरआई कहलाते हैं। पीआईओ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन अर्थात भारतीय मूल के लोग, ऐसे व्यक्ति जो कभी स्वयं अथवा उसका कोई पूर्वज भारत का नागरिक रहा हो परंतु वर्तमान में वह किसी अन्य देश की नागरिकता को धारण करता है तो पीआईओ विदेशी पासपोर्ट धारक होता है। पीओआई को भारत आने के लिए वीजा की आवश्यकता होती है। कोई पीओआई यदि
यदि भारत में 180 दिन या उससे अधिक अवधि के लिए ठहरता है तो उसके स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों के साथ निलंबित होना आवश्यक होता है। भारत में पीओआई को वीजा के अनुसार गतिविधियों की अनुमति होती है। कोई भी पीआईओ यदि पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो यह आवश्यक होगा कि वह इस प्रकार के आवश्यक आवेदन के पूर्व भारत में सामान्य रूप से 7 वर्ष रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे उसके लिए है जो भारत में जो है वो क्या कहते हैं, वो पहले भारतीय थे। ठीक है, यानी उनके माता पिता दादा दादी कोई भी भारतीय थे, लेकिन वो क्या किए, वो जाके विदेश में रह गए और जो है वह विदेशी नागरिक ले गए। जैसे आप कभी कभी सुनते हैं कमला हैरिस कहाँ है, अमेरिकी भारतीय है, यानी उनके पास अमेरिका का नागरिकता है, लेकिन वो है उनके पूर्वज कहाँ के, भारतीय के हैं। ठीक है, तो वह पीओआई के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें यहाँ पे दी गई है, लेकिन अब ये सब चीजें खत्म कर दी गई है। पीओआई स्कीम को 19 अगस्त 2002 को शुरू किया गया था और ओसीआई स्कीम को 2 दिसंबर 2005 को शुरू किया गया था। पीओआई और ओसीआई दोनों स्कीमें 9 जनवरी 2015 को क्या किया, पहले तक समानांतर रूप से चलती रही थी। इन दोनों स्कीमों को ओसीआई स्कीम ज्यादा लोकप्रिय रही थी। ठीक है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा पीओआई स्कीम को 9 जनवरी 2015 से समाप्त कर दी गई थी। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इसमें समाप्त कर दिया गया और यह अधिसूचित किया गया कि पीआईओ कार्ड धारक 9 जनवरी 2015 से ओसीआई कार्ड धारक मान लिए जाएंगे। ठीक है, वो क्या मान लिए जाएंगे, जो पीओआई कार्ड धारक है वो ओसीआई कार्ड धारक मान लिए जाएंगे। ठीक है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा विदेशी भारतीय नागरिक स्कीम का नया नाम विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन कार्ड होल्डर कर दिया गया, यानी ओसीआई कर दिया गया। बाकी सब समाप्त कर दिया गया। पहले क्या था, यहाँ पे देखिए एक चीज हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। ठीक है, पहले क्या था, एनआरआई था, पीआईओ था, ओसीआई था। ठीक है, तो ये सबको समाप्त करके एक नया ला दिया गया जिसका नाम दिया गया ओवरसीज। ठीक है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन कार्ड होल्डर इसका नाम दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अब ओवरसीज जो इंडियन कार्ड होल्डर है इसके बारे में यहाँ पे क्या दिया गया है, अब इसका क्या क्या प्रावधान है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, निम्नलिखित कोटि के विदेशी नागरिक ओसीआई कार्ड होल्डर के रूप में पंजीकरण के लिए योग्य होंगे। ठीक है, जो व्यक्ति लागू होने के समय यानी 26 जनवरी 1950 से उसके बाद भारत का नागरिक हो तो उसको ओसीआई कार्ड मिल जाएगा। जो व्यक्ति 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक बनने के लिए योग्य था उसको ये मिल जाएगा। ठीक है, भारत के नागरिक बनने योग्य हो और मतलब उस डेट को 26 जनवरी 1950 को वह उस भाग से संबंधित है जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का हिस्सा बना हो। ठीक है, या उसको भी ओसीआई कार्ड मिल जाएगा। ठीक है, या या जिसके माता या पिता पक्ष के 3 पीढ़ी पहले तक में कोई वर्तमान भारत क्षेत्र का नागरिक हो अथवा किसी जीवन साथी कोई भारतीय नागरिक हो जिसका जीवन साथी कोई भारतीय नागरिक हो अथवा जिसका जीवन साथी कोई ओसीआई कार्ड होल्डर हो। इस आधार पर ओसीआई कार्ड होल्डर होने के लिए आवश्यक है कि यह विवाह आवेदन के तिथि कम से कम 2 वर्ष पहले हुआ हो। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी 6 प्रावधान दिए गए इस 6 प्रावधान के तहत ओसीआई कार्ड मिल सकता है उस व्यक्ति को। कोई व्यक्ति जो स्वयं अथवा जिसके पूर्वज पाकिस्तान या बांग्लादेश के नागरिक रहा हो वह विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर का पात्र नहीं होगा। ठीक है, भारत सरकार किसी अन्य देश के नागरिक को भी ओसीआई कार्ड होल्डर होने के लिए अपात्र घोषित कर सकती है। भारत सरकार द्वारा किसी विशेष परिस्थिति में ओसीआई कार्ड होल्डर होने के लिए निर्धारित शर्तों में कुछ बदलाव किया जा सकता है। ओसीआई कार्ड होल्डर में निम्नलिखित अधिकार नहीं है। ठीक है, लोक नियोजन में अवसर की समता का अधिकार नहीं है। ठीक है, जो ओसीआई कार्ड है उनको लोक नियोजन में जो है वो अवसर की समानता नहीं है, यानी जो भारत में नौकरी यानी जो भी वैकेंसी आती है उस जॉब करना चाहते हैं फॉर्म भर सकते हैं तो उसमें अवसर की समानता का अधिकार नहीं है। उनको वोट देने का अधिकार नहीं है ओसीआई कार्ड होल्डर को। विधायिका के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नहीं बन सकता है। ठीक है, संघ या राज्य क्षेत्र के किसी सार्वजनिक पद पर केंद्र सरकार की अनुमति के बिना ओसीआई कार्ड होल्डर की नियुक्ति नहीं हो सकती है। ठीक है, ओसीआई कार्ड होल्डर को भारत में बहुल प्रवेश आजीवन वीजा प्राप्त होता है। ठीक है, आजीवन वीजा प्राप्त होता है। ओसीआई कार्ड होल्डर को भारत के किसी भाग में आने जाने की कोई प्रतिबंध नहीं रहती है। ओसीआई कार्ड होल्डर को भारत में एफआरआरओ या एफआरओ के यहाँ पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होती है। एफआरआरओ होता है फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर और एफआरओ मतलब होता है फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन
वेरिफिकेशन ऑफिसर्स, ठीक है। ओसीआई कार्ड होल्डर को भारत में स्थानीय पुलिस प्राधिकारी के पास पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं होती है। ओसीआई कार्ड होल्डर को भारत में किसी पेशा से जुड़ने के अधिकार संबंधित अधिनियम के तहत प्राप्त है, ठीक है। भारत में अनुसंधान कार्य के लिए ओसीआई कार्ड होल्डर को विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है। भारत के शिक्षण संस्थानों में ओसीआई कार्ड होल्डर का नामांकन संबंधित नियम के तहत स्वीकार्य है, ठीक है। नियम के तहत नियम बनाए गए हैं, उसके तहत इनका जो है हो जाएगा। ओसीआई कार्ड होल्डर का परित्याग और समाप्ति के बारे में देख लेते हैं। यदि कोई ओसीआई कार्ड होल्डर निर्धारित प्रक्रिया से अपने ओसीआई कार्ड के परित्याग की घोषणा करता है तो भारत सरकार की निर्धारित प्रक्रिया एवं अनुमति से ओसीआई कार्ड धारक का दर्जा समाप्त हो जाता है। यदि कोई भारत व्यक्ति ओसीआई कार्ड धारक नहीं रहता है तो उसका जीवन साथी और अल्पवयस्क बच्चे जो इस आधार पर ओसीआई कार्ड धारक बने थे वो भी इस कार्ड धारक नहीं रहेंगे। भारतीय नागरिक के साथ विवाह के आधार पर ओसीआई कार्ड धारक होने का दर्जा ऐसे विवाह विच्छेद के कारण समाप्त हो जाते हैं। यानी अगर कोई जो है वह भारत के किसी नागरिक से शादी कर लेता है, उसको ओसीआई कार्ड मिल जाता है, अगर वो तलाक हो जाता है तो ओसीआई कार्ड का भी जो वो समाप्ति हो जाएगी, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति फर्जी तरीके से ओसीआई कार्ड होल्डर बना रहे तो इसे भारत सरकार द्वारा रद्द किया जाएगा। ओसीआई कार्ड होल्डर भारतीय संविधान के प्रति अनिष्ठा प्रदर्शित किया किया हो तो भारत सरकार उसके कार्ड को रद्द कर देगी, ठीक है। भारतीय अनिष्ठा किया हो, यदि कोई ओसीआई कार्ड धारक किसी युद्ध के समय भारत के विरुद्ध आचरण किया हो तो भारत सरकार उसके कार्ड को रद्द कर देगी, ठीक है। ये सभी प्रावधान है जो नागरिकता को लेकर है। नेक्स्ट चीज हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट तथ्य है पे कोई भी यदि कोई ओसीआई कार्ड धारक अपने इस कार्ड के पंजीकरण के 5 वर्ष के अंदर 2 वर्ष या उससे अधिक कैद 2 वर्ष या उससे अधिक कैद का सजा पाया हो तो उसका यह कार्ड रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। यदि किसी व्यक्ति का ओसीआई कार्ड धारक रहना भारत की संप्रभुता एवं अखंडता, भारत की सुरक्षा, भारत के वैश्विक संबंध या जनता के हित के विरुद्ध है तो वो भारत सरकार द्वारा ओसीआई कार्ड को रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। अब हम लोग कुछ स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। जो तथ्य है इसमें देख लेते हैं। भारतीय डायस्पोरा के व्यापक अध्ययन तथा उनके साथ रचनात्मक संबंध बनाने के उपायों पर अनुशंसा देने के लिए भारत सरकार ने सितंबर 2000 में ईमेल एम सिंघवी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। किसमें? भारतीय डायस्पोरा के व्यापक अध्ययन तथा उसके रचनात्मक संबंध के लिए, ठीक है। किसकी अध्यक्षता में? ई एम एल एम सिंघवी की अध्यक्षता में ये जो है वह सितंबर 2000 में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। एल एम सिंघवी समिति ने 2002 में अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी। इस समिति ने नागरिकता अधिनियम 1955 में इस उद्देश्य से संशोधित की सिफारिश की कि जिससे कुछ विशेष देशों में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों को दोहरी नागरिकता की प्रदान की जा सके, ठीक है। एल एम सिंघवी समिति के अनुसार यहाँ पे दोहरी नागरिकता की सबसे पहले बात किस में है? एल एम सिंघवी समिति के सिफारिश पे, ठीक है। एल एम सिंघवी समिति की अनुशंसा के आधार पर नागरिकता यानी संशोधन अधिनियम 2003 में विदेशी भारतीय नागरिकता यानी ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम द्वारा पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर 16 विशेष देशों के भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए दोहरी नागरिकता अर्थात विदेशी भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा पहले मुख्य अधिनियम अर्थात यानी नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत राष्ट्रमंडल नागरिकता से संबंधित सभी प्रावधानों को हटा दिया गया, ठीक है। नागरिकता अधिनियम 2005 द्वारा पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर सभी देशों के भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए विदेशी भारतीय नागरिकता यानी ओसीआई प्रदान करने का प्रावधान किया गया था, ठीक है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा विदेशी भारतीय नागरिकता कार्ड धारक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन कार्ड होल्डर के नाम से एक नई योजना शुरू की गई जिसमें पीआईओ स्कीम तथा ओसीआई स्कीम को मिला दिया गया। पीआईओ स्कीम को 19 अगस्त 2002 को आरंभ किया गया था। ओसीआई स्कीम को पाकिस्तान तथा बांग्लादेश छोड़कर 16 देशों के लिए वर्ष 2003 में शुरू किया गया था। ओसीआई स्कीम पाकिस्तान एवं बांग्लादेश को छोड़कर सभी देशों के लिए 2 दिसंबर 2005 को शुरू किया गया था। पीआईओ एवं ओसीआई दोनों स्कीमें 9 जनवरी 2015 को के पहले तक समानांतर रूप से चलती रही थी। इस दोनों स्कीमों को ओसीआई स्कीम ज्यादा लोकप्रिय रही। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा पीआईओ स्कीम को 9 जनवरी 2015 से समाप्त कर दिया गया। यह अधिसूचित किया गया कि सभी पीआईओ कार्ड होल्डर 9 जनवरी 2015 से ओसीआई कार्ड होल्डर मान लिए जाएंगे। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा विदेशी भारतीय नागरिक के नाम बदलकर विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर कर दिया गया, यानी एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप या देश के नागरिक
नागरिकों के लिए एक रजिस्टर होने की अवधारणा पर आधारित है। ये अभी तक असम अकेला राज्य है जहाँ एनआरसी लागू है। असम में पहली बार 1951 में एनआरसी तैयार हुई थी, तब राज्य में रह रहे सभी लोगों को नागरिक माना गया था। लेकिन बाद में लगातार हो रहे घुसपैठ के कारण इस रजिस्टर को अपडेट करने की मांग उठती रही। वर्ष 2005 में इसे अपडेट करने की इच्छा भारत सरकार ने दर्शाई, लेकिन उस समय इस काम शुरू नहीं हुआ। 2019 में भारत सरकार ने असम के एनआरसी का आखिरी लिस्ट जारी की थी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी प्रोटेस्ट हुआ था इसको लेकर। ठीक है, जो सीएए आया था, एनआरसी आया था, इसी से संबंधित है। अब हम लोग इसको देख लेते हैं। यह संशोधन अधिनियम नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधित संशोधित करता है। यह अधिनियम का विधेयक 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा से तथा 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा से पारित हुआ था। ठीक है, ये डेट याद रखिएगा। और 12 दिसंबर 2019 को इस विधेयक पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हुआ था। यह नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में हुआ था। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 यानी सीएए 2019 के प्रावधान 10 जनवरी 2020 से लागू हो गए थे। ठीक है, तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले अफगानिस्तान, ठीक है, यहाँ पे डेट याद रखिएगा, 31 दिसंबर 2014, ठीक है, या उससे पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ठीक है, से भारत आए हुए 6 समुदाय हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। इन 6 समुदाय को लोगों के लिए देशीकरण के अवधि को 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। और इन 6 समुदाय के लोग, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर कोई भी जो है अफगानिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान और बांग्लादेश से अगर कोई भी 6 समुदाय हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, ठीक है, और पारसी के लोग आते हैं, तो उनको जो है इस 6 समुदाय के लोग आते हैं, तो उनको केवल और केवल 5 वर्ष तक भारत में रहना होगा और उनको देशीकरण के आधार पर नागरिकता प्रदान की जाएगी। ठीक है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के प्रावधान संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम राज्यों को व आदिवासी क्षेत्र लागू नहीं होंगे। ठीक है, यानी जो है 2019 का जो प्रावधान जो संविधान की 6ठी अनुसूची में जो शामिल है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के आदिवासी क्षेत्र पर लागू नहीं होंगे। ये 2019 के नागरिकता अधिनियम। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 की बातें बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत इनर लाइन परमिट में होने वाले क्षेत्रों पर लागू नहीं होगी। इनर लाइन परमिट के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम तथा नागालैंड के क्षेत्र आते हैं, तो इसमें भी ये लागू नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये जो है हम लोग पूरे नागरिकता को देख लिए। स्टार्टिंग में हम लोगों ने काफी अच्छा से समझा था, लेकिन लास्ट में हमने काफी फास्ट कर दिया, क्योंकि धीरे धीरे जो है उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट भी नहीं था, और धीरे धीरे जो है वह जो है टाइम काफी बढ़ते जा रहे थे। ठीक है, तो इसलिए हमने नागरिकता को समाप्त कर दिया। ये 12 बजे डेली हम लोग पॉलिटी का देखेंगे एक एक चैप्टर। अभी फिर 2 बजे आपको जो है 2 बजे हिस्ट्री का वीडियो देखने को मिलेगा। फिर 4 बजे आपको ज्योग्राफी का वीडियो देखने को मिलेगा, और 6 बजे बायो का क्लास आएगा। तो आप लोग जुड़े रहिए इस चैनल से। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और अगर आप बात करना चाहते हैं, कोई भी डाउट है, तो उसके लिए आप 9955, ठीक है, 9955 12 82 11 नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। कॉल नहीं कीजिएगा, कॉल लगेगा भी नहीं, केवल व्हाट्सअप कीजिएगा, मैसेज आएगा, आपका रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के क्लास में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।